क्या हो अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो और उस नॉवल के कुछ पेज किसी ने निकाले और रखे और दूसरे पेज लेके दूसरे नॉवल के दूसरे पेज लेके इस बुक में स्टिक कर दिए? क्या वो नॉवल पढ़ोगे? और क्या वो नॉवल पढ़ के आपको कुछ सेंस आएगी उस स्टोरी के बारे में? नहीं आएगी ना। ऐसा ही कुछ हो रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो मैं आपको बता दूंगी, तो पहले जाके आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। साल था 1951 जब आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब इस केस में क्या था, शंकरी प्रसाद एक लैंडलॉर्डर थे, ज़मींदार थे, तो इनकी प्रॉपर्टी ले ली गई थी अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एक्ट के तहत। अब अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के साथ, तो इन्होंने ये चीज़ कोर्ट में चैलेंज की क्योंकि तब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी और आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी आप लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ठीक है, तो यही चीज़ शंकरी प्रसाद जी ने कोर्ट में चैलेंज की, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आर्टिकल 13 के अंदर जो वर्ड लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को, फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे डीपीएसपी हो। तो इन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है ना, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बन सकता, वो लॉ अलग है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने लॉ नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने पास किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भले फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश खाएं, उन्हें पास कर सकते हैं। ऐसा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। 1964 में पार्लियामेंट ने एक और अमेंडमेंट लाई, 17th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर एस्टेट मतलब कौन सी जगह जिस पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कर सकती है, जिसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हम आपको थोड़ी समटम अमाउंट देके इस जगह को हम ले सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह है, इसकी जो विड्थ है ना वो काफ़ी बढ़ा दी। और तो और इसके अंदर एक और चीज़ आई, जो कंपनसेशन था ना वो कम करके दिया गया। तो ये चीज़ ना गोलकनाथ केस में चैलेंज की गई। गोलकनाथ केस हुआ 1967 में। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और लॉ दोनों एक ही हैं और दोनों आर्टिकल 13 के अंदर आते हैं। हेंस आप फंडामेंटल राइट को वायलेट करें ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं कर सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट शंकरी प्रसाद केस में थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया गोलकनाथ केस में, पूरी उल्टी कर दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाई, ये था 24th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर पार्लियामेंट ने ये कहा कि हम किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ के अंदर नहीं आते। जो लॉ लिखा है ना आर्टिकल 13 के अंदर, उसकी डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं आते। ये पार्लियामेंट ने लिख दिया, किसमें, 24th अमेंडमेंट एक्ट में। अब आता है लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस, जो प्रीवियसली पार्लियामेंट ने जो जजमेंट दी थी, जो एक्ट बनाया था, उसके रिस्पॉन्स में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी कोई भी आर्टिकल वो चेंज कर सकती है, बट वो जो आर्टिकल वो चेंज कर रही हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को अफेक्ट ना करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर तो बता दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि बेसिक फीचर में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक फीचर का जो डॉक्ट्रिन है ना, वो हम आगे फ्यूचर की जजमेंट्स में इवॉल्व करते जाएंगे। फिर आगे 39th अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक और पार्लियामेंट में एक्ट पास किया, जो ये कहता था कि प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सारे लोगों को जुडिशियल रिव्यू की जरूरत नहीं है। मतलब ये जुडिशरी के स्कोप से अलग है। 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का रिप्लाई दिया और कहा ये जो प्रोविजन है ये आपकी अमेंडिंग पावर से बहुत आगे है, आपकी अमेंडिंग पावर से बियॉन्ड है। अब आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने जो आर्टिकल 368 है जो अमेंडिंग करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये लिख दिया कि हम किसी भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं और किसी भी कोर्ट को इस पर क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लिख दिया। अब 1980s में आया मिनर्वा मिल्स केस। अब इसमें जुडिशरी ने साफ साफ लिख दिया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, वो जुडिशियल रिव्यू को अफेक्ट करता है, मतलब हमारे बेसिक फीचर को, बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, तो ये नलिफाई हो जाएगा। अब ये थी पूरी स्टोरी, कैसे पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पेजेस को फर्स्ट, 17th, 39th, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के हेल्प से
हटाना चाहती थी, बट जुडिशरी ने उन्हें रोक दिया बेसिक स्ट्रक्चर को लाके। अब बेसिक स्ट्रक्चर की एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन without which Indian Constitution may lose its basic feature or nature or character। अब आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट को इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत थी, क्या हो ही जाता अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आता तो। अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आता तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ही हमारी कंट्री एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाती, और आज हम जिस पॉइंट पे हैं उस पॉइंट पे शायद नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट मतलब किंग जॉन कर रहा है ना नॉर्थ कोरिया में, वैसा कुछ हाल होता हमारा भी। इसलिए डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए पावर दो लेजिस्लेचर के हाथ में, बट लिमिटेड। उस पावर पे कंट्रोल रखो। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, इसीलिए एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जाती। और तो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। डिवीजन ऑफ पावर है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर वो हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सके। हैंस बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।